हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए चौथा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस चौथे मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस चौथे मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चौथे मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 20 का संबंध है 42 के साथ में, उसी प्रकार से 18 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 20 से यहाँ पर 42 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 20 से यहाँ पर 42 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 18 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 20 से यहाँ पर 42 कैसे बना है। तो मेरे भाई 20 से यहाँ पर 42 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 20 का किया गया है 2 गुना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 20 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 20 दूना के 40 और यहाँ पर कितना है 42 तो 40 से 42 बनेगा कैसे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि इस 40 के अंदर हम क्या कर दें +2 कर दें तो 40 और 2 मिलकर बन जाएगा 42। और ध्यान से देखिए 42 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 18 के अंदर है और इस 18 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई 18 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसके लिए हम क्या करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम इस 18 का क्या करेंगे 2 गुना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 18 का 2 गुना करेंगे तो बन जाएगा 18 दुआ के 36 और इस 36 के अंदर हम क्या कर देंगे +2 कर देंगे। तो ध्यान से देखिए 36 और 2 मिलकर बन जाएगा 38। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 38। अब हमें देखना है कि 38 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर 38 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र
80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप बचे हुए समय के अंदर इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक निश्चित कूट भाषा में WJSL को 25, 12, 21, 14 लिखा जाता है और DUOH को 6, 23, 17, 10 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में PFKR को कैसे लिखा जाएगा? यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट के अंदर पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई ध्यान से समझिए। जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि WJSL को यहाँ पर 25, 12, 21, 14 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि DUOH को यहाँ पर 6, 23, 17, 10 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि PFKR को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप के प्रश्न को आप तभी सोल्व कर पाओगे एग्जाम में फटाफट से जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है। मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि WJSL को यहाँ पर 25, 12, 21, 14 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो ध्यान से देखिए पहला लेटर है W आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 23 नंबर पर है, ध्यान से समझना मेरे भाई। और यहाँ पर लिखा गया है 25 है, तो 23 से 25 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 23 में क्या कर दें +2 कर दें तो 23 और 2 मिलकर बन जाएगा 25। फिर देखिए W के बाद में है J आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 10 नंबर पर है, यहाँ पर लिखा गया है 12, 10 से 12 बनेगा कैसे। यदि हम यहाँ पर भी क्या कर दें 10 के अंदर +2 कर दें तो 10 और 2 मिलकर बन जाएगा 12। फिर देखिए J के बाद में है S आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 19 नंबर पर है और यहाँ पर लिखा गया है 19 से 21 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 19 में क्या कर दें +2 कर दें तो 19 और 2 मिलकर बन जाएगा 21। फिर देखिए S के बाद में क्या है L आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर 12 नंबर पर है और यहाँ पर लिखा गया है 14, तो 12 से 14 बनेगा कैसे। तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 12 में क्या कर दें +2 कर दें तो 12 और 2 मिलकर बन जाएगा 14। यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का किया गया है नंबरिंग और जो भी नंबर आया है उन सभी के अंदर +2 करके ये सभी नंबर लिखे गए हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि DUOH को यहाँ पर 6, 23, 17, 10 सेम इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर है D, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझना पहला लेटर है D आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 4 नंबर पर है, यहाँ पर लिखा गया है 6, 4 से 6 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 4 में क्या कर दें +2 कर दें तो 4 और 2 मिलकर बन जाएगा 6। फिर देखिए D के बाद में क्या है U आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 21 नंबर पर है और यहाँ पर लिखा गया है 23, 21 से 23 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 21 में क्या कर दें +2 कर दें तो 21 और 2 मिलकर बन जाएगा 23। फिर देखिए U के बाद में क्या है O आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 15 नंबर पर है और यहाँ पर लिखा गया है 17, 15 से 17 बनेगा कैसे। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 15 में क्या कर दें +2 कर दें तो 15 और 2 मिलकर बन जाएगा 17। फिर देखिए O के बाद में क्या है
एच आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 8 नंबर पर है और यहाँ पर लिखा गया है 10 है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 8 से 10 बनेगा कैसे, यदि हम 8 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 8 और 2 मिलकर बन जाएगा 10। यानी कि मेरे भाई यहाँ पर भी क्या किया गया है, इन सभी अल्फाबेट लेटर का नंबरिंग करके जो भी नंबर आया है उस प्रत्येक नंबर के अंदर +2 करके ये सभी संख्याएं लिखी गई हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि PFKR को कैसे लिखा जाएगा। तो हाँ सर, हम आसानी से बता सकते हैं कि PFKR को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग और जो भी नंबर आएगा उस प्रत्येक नंबर के अंदर +2 करके आने वाली संख्या को लिखेंगे या फिर ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए पहला लेटर है पी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर, 16 नंबर पर है। अब प्रत्येक के अंदर क्या करेंगे, +2 करेंगे। तो 16 के अंदर +2 करेंगे तो 16 और 2 मिलकर बन जाएगा 18। ठीक है, ध्यान से समझना मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद में क्या है, यहाँ पर देखिए कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर देखिए पी के बाद में है एफ आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर, 6 नंबर पर है। 6 के अंदर भी क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 और 2 मिलकर बन जाएगा 8 है। उसके बाद में क्या है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए एफ के बाद में के आता है कितने नंबर पर, 11 के अंदर है। यानी कि के आता है 11 नंबर पर, 11 में +2 कर देंगे तो 11 और 2 मिलकर बन जाएगा 13। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान से देखिए लास्ट में दिया गया है के बाद में आर आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 18 नंबर पर है। 18 के अंदर भी +2 कर देंगे तो 18 और 2 मिलकर बन जाएगा 20। यानी कि PFKR इसको लिखा जाएगा 18, 8, 13, 20। अब हमें देखना है कि 18, 8, 13, 20 ये सभी संख्याएं किसी ऑप्शन में दी गई हैं। तो हाँ सर, 18, 8, 13, 20 ये सभी संख्याएं हमें दी गई हैं ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा है, लेकिन जब भी अब इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 46, 46 के बाद में दिया गया है 55, 55 के बाद में दिया गया है 78, 78 के बाद में दिया गया है 87, 87 के बाद में दिया गया है 110, 110 के बाद में दिया गया है 119 और 119 के बाद में आप सभी से पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यहाँ पर देखिए सीरीज में दिया गया है सबसे पहले 46, 46 के बाद में दिया गया है 55, तो 46 से 55 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 46 के अंदर क्या कर दें, +9 कर दें तो 46 और 9 मिलकर बन जाएगा 55। फिर देखिए 55 के आगे दिया गया है 78, तो 55 से 78 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए, यदि हम 55 के अंदर क्या कर दें, +23 कर दें तो 55 और 23 मिलकर बन जाएगा 78। फिर देखिए 78 से कितना बन रहा है, 87,
तो 78 से 87 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए यदि हम 78 के अंदर क्या कर दें, +9 कर दें, तो 78 और 9 मिलकर बन जाएगा 87। फिर देखिए 87 से कितना बन रहा है, 110 से, तो 87 से 110 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 87 के अंदर क्या कर दें, +23 कर दें, तो 87 और 23 मिलकर बन जाएगा 110 से। फिर देखिए 110 से कितना बन रहा है, 119 से, तो 110 से 119 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए यदि हम 110 के अंदर क्या कर दें, +9 कर दें, तो 110 और 9 मिलकर बन जाएगा 119 से। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 119 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, उससे पहले या फिर प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले हुआ है +9, उसके बाद में +23 है, फिर क्या हुआ +9, फिर क्या हुआ +23 है, उसके बाद में क्या हुआ +9, यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है +9 +23 +9 +23 +9। अब +9 के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, +23, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, कैसे ज्ञात करेंगे? यदि हम 119 के अंदर क्या कर दें, +23 कर दें, तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 119 और 23 मिलकर बन जाएगा 142, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 142। और ध्यान से देखिए 142 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 की 3rd शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, ज्ञात करें। मेरे भाई ये चौथा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। और मेरे भाई ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 की 2nd शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपके सामने जो आकृति दी गई है पूछा गया है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। जब भी आपसे कुल त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए तो इसके लिए आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, और यदि ये 2 पॉइंट आपको याद हैं तो मैं आपको बता दूं इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर लोगे। पहला पॉइंट क्या है, तो मेरे भाई जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे तो मेरे भाई याद रखना ऐसी एक आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, 8 त्रिभुज होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है ये वाला, जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे तो मेरे भाई याद रखना ऐसी एक आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, 3 त्रिभुज होते हैं, ठीक है। यानी कि इस तरह की एक आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, 8 है, और इस तरह की एक आकृति में त्रिभुज होते हैं 3। अब आपको क्या करना है, इस बड़ी वाली आकृति में देखना है कि इस तरह की कितनी आकृति दिखाई दे रही है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस तरह की आकृति इस बड़ी वाली आकृति के अंदर है, यहाँ पर एक बन रही है। ध्यान से देखना मेरे भाई, बोलो ये वाली आकृति बन रही है, तो हाँ सर बिल्कुल बन रही है। क्या इसके अलावा ऐसी आकृति कोई अन्य बन रही है, तो नहीं सर। यानी कि ऐसी कितनी आकृति बन रही है, केवल बड़ी आकृति में एक बन रही है, और एक आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, 8 होते हैं। तो एक को हम क्या कर देंगे, 8 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा 8 एकम 8। अब मेरे भाई इस बड़ी वाली आकृति में हम देखेंगे इस तरह की आकृति की इस तरह की आकृति कितनी बन रही है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से मेरे भाई इस तरह की आकृति एक तो बन रही है ये वाली, ध्यान से देखना इस आकृति को, और इसी तरह से आपको एग्जाम में सोल्व करना है। एक आकृति ये बन रही है, इसी प्रकार से देखिए इस तरह की आकृति एक ये वाली बन रही है,
यहाँ से मेरे भाई यहाँ तक, ठीक है। ये वाली आकृति बन रही है, कितनी आकृति बन रही है? दो। एक आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं? तीन। तो दो को हम क्या कर देंगे? तीन से गुणा कर देंगे, तो तीन दूना के बन जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8 और 6 इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो 8 और 6 मिलकर बन जाएगा 14। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति के अंदर कुल कितने त्रिभुज हैं? 14 त्रिभुज हैं। और ध्यान से देखिए 14 में दिया गया है ऑप्शन है सी के अंदर है, तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई ये 2 पॉइंट आप जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम के अंदर यदि ये 2 पॉइंट आपको याद हैं तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि भाग का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है भाग और माइनस का अर्थ है प्लस, तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा? यानी कि ये 5वां प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर गणितीय संक्रियाओं से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है? इस समीकरण को इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सोल्व करके इसका मान हमें ज्ञात करना है। कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से समझिए। प्रश्न के अंदर आपको स्पष्ट बोला गया है कि भाग का अर्थ है गुणा, तो इस समीकरण के अंदर हम भाग के स्थान पर क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। फिर देखिए आगे बोल रहा है कि गुणा का अर्थ है माइनस, तो मेरे भाई गुणा के स्थान पर हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। फिर देखिए आगे बोल रहा है कि प्लस का अर्थ है भाग, तो प्लस के स्थान पर हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, ठीक है। और मेरे भाई लास्ट में बोल रहा है कि माइनस का अर्थ है प्लस, ठीक है। तो माइनस के स्थान पर हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अब हम बनाएंगे नया समीकरण। ध्यान से देखिए नया समीकरण बनेगा कैसे? सबसे पहले दिया गया है 600, उसके बाद में भाग का अर्थ है गुणा, फिर क्या है 5, उसके बाद में प्लस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर हम कर देंगे भाग, ठीक है। फिर क्या है 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 15, उसके बाद में माइनस का अर्थ है प्लस, फिर क्या है 20, तो यहाँ पर लिखेंगे 20, उसके बाद में गुणा का अर्थ है माइनस, फिर कितना है मेरे भाई 25, तो यहाँ पर लिखेंगे 25। अब ये बन गया नया समीकरण। अब इस समीकरण को सोल्व करके इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो याद रखना गणितीय संक्रियाओं के अंदर जब भी समीकरण बनता है तो समीकरण को सोल्व किया जाता है बोर्डमास के नियम के अकॉर्डिंग। बोर्डमास का नियम ये बोलता है कि सबसे पहले समीकरण के अंदर आपको कितने भी ब्रैकेट दिए जाएं उन ब्रैकेट को सोल्व करना है, ब्रैकेट के बाद में आपको भाग को सोल्व करना है, भाग के बाद में गुणा को सोल्व करना है, गुणा के बाद में जोड़ को सोल्व करना है और जोड़ के बाद में घटाव यानी कि माइनस को सोल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, क्या इस समीकरण के अंदर ब्रैकेट दिया गया है? तो ब्रैकेट नहीं दिया गया है, तो ब्रैकेट के बाद में हम सोल्व करेंगे भाग को। तो यहाँ पर देखिए 15 का भाग देंगे 5 में, तो मेरे भाई 15 का भाग 5 में जाएगा नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे? ध्यान से समझिए मेरे भाई, इसको हम लिख सकते हैं 600, उसके बाद में गुणा में 5, और यहाँ पर देखिए 15 का भाग 5 में नहीं जाएगा तो इसको हम बटा में लिख सकते हैं 15, ठीक है। उसके बाद में क्या है प्लस का 20 और उसके बाद में माइनस का 25 है। अब इसको यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हम इसको काट देंगे, ये कट जाएगा 5 एकम 5 और ये कट जाएगा 15 यानी कि 5 तिये 15, ठीक है। अब इसको हम काट देंगे, ये कट जाएगा 3 एकम 3 और ये कट जाएगा 3 दूना के 6, 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए भाग भी हो गया, गुणा हो गया, उसके बाद में हम क्या करेंगे प्लस है, तो यहाँ पर देखिए 200 यहाँ पर है और उसके बाद में प्लस का 20 है, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 200 है यहाँ पर और प्लस का 20 है, तो 200 और 20 मिलकर बन जाएगा कितना? 220, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच रहा है? माइनस का 25 है, तो यहाँ पर 220 में से हम क्या कर देंगे? माइनस 25 कर देंगे, तो 220 में से 25 चला जाएगा तो कितना बचेगा?
यहाँ पर बचेगा 195। यानी कि इस समीकरण को इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 195। अब हमें देखना है कि 195 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 195 में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है वो इसी टाइप के शानदार क्वेश्चनों से तैयार किया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक करना चाहता है तो पीछे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मास्टर पीडीएफ सेट ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और सभी क्वेश्चन आपको इसी टाइप से सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? मेरे भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है ठोस माध्यम में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आप सभी को एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए ऊष्मा की, ऑप्शन बी है दूरी की, ऑप्शन सी है द्रव्यमान की, और ऑप्शन डी है ऊर्जा की। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, बैरोमीटर का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि बैरोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायु दाब मापने हेतु, ठीक है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और इसी के साथ में देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपसे या तो पूछ लिया जाए वायु दाब या फिर पूछ लिया जाए कि वायुमंडलीय दाब को किसकी सहायता से मापा जाता है, तो आप सभी का राइट आंसर होगा कि बैरोमीटर से मापा जाता है वायु दाब या फिर वायुमंडलीय दाब, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन धातु का। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहीं से क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है, ठीक है। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस दर्पण में प्रतिबिंब समान दूरी पर बनता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण में, ऑप्शन बी अवतल दर्पण में, ऑप्शन सी समतल दर्पण में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब समान दूरी पर बनता है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ऑप्शन बी अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, ऑप्शन सी है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि ध्वनि तरंगे एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पैरा बैंगनी किरणों का उपयोग कहाँ होता है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि पैरा बैंगनी किरणों का उपयोग किस रूप में होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पैरा बैंगनी किरणों का उपयोग होता है कीटाणुनाशक के रूप में। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विद्युत बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस का, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन गैस का, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और ऑप्शन डी है हीलियम गैस का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से बल की एसआई इकाई क्या है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बल की एसआई इकाई है न्यूटन है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है। मेरे भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि न्यूटन का प्रथम नियम
क्या कहलाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है जड़त्व का नियम है। ठीक है, तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। और मेरे भाई काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई याद रखना, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी है 1952 में, ऑप्शन सी है 1950 में और ऑप्शन डी है 1955 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 1951 में। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस राज्य में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ राज्य में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश राज्य में और ऑप्शन डी है राजस्थान राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा मात्र और मात्र 80 रुपये के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं
तो लगभग आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इसी मास्टर पीडीएफ सेट में से देखने को मिलेंगे और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे। ठीक है।